तो बच्चों हम लोग यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि सर्कल्स को डिस्कस कर रहे थे। तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सर्कल्स में मैंने आपको काफी सारी थ्योरम्स भी बता दी थी और क्लास 9 का रिवीजन भी करा दिया था और काफी सारे आपको क्लास 10th के क्वेश्चंस भी करा दिए थे। अब हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों यहाँ पर अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो ये सारे क्वेश्चंस ध्यान से देखिए जो हम बता रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है टू tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। ऐसा कुछ यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है और आप पहले से जानते हैं कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से कभी भी टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। ये आप पहले से ही प्रूफ कर चुके हैं लास्ट टाइम पे। तो अब हमको देखना है बच्चों कि दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है थ्रू एन एक्सटर्नल पॉइंट टी और आपको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए डाटा भी दे दिया गया है कि आप प्रूफ करोगे कि एंगल पी टी क्यू कहाँ पर एंगल है पी टी क्यू। तो पी टी क्यू एंगल अगर बच्चों आप मार्क करोगे तो ये रेड कलर से मैंने उसको मार्क कर दिया है इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू ये बच्चों आपको ऐसा प्रूफ करना है जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। तो बच्चों कभी भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में या थ्योरम के क्वेश्चंस एग्जाम में कभी भी आते हैं तो पहले आप गिवन भी लिख लिया करिए टू प्रूफ भी लिख लिया करिए उसके बाद आप प्रूफ लिखा करें। क्योंकि गिवन और टू प्रूफ लिख देंगे तो उसमें फ्री फंड के आपको नंबर मिल जाते हैं। हम लोग डायरेक्टली प्रूविंग को स्टार्ट करते हैं तो ये आपका फाइनली हो गया प्रूफ। तो हम लोग बच्चों प्रूफ को स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपका हो गया प्रूफ। अब हम लोग प्रूफ को जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो सब लिखते चले जाएंगे। कभी कभी बच्चों को अगर एंगल्स कम समझ में आता है तो आप एंगल्स की जगह 1 2 3 4 भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आपके पास लिखा गया है कि आपको प्रूफ करना है कि पी टी क्यू इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू। तो इन्होंने मान लिया कि लेट से पी टी क्यू जो एंगल है वो थीटा है। क्या है? थीटा। तो इन्होंने इस एंगल को सबसे पहले क्या एज्यूम कर लिया है? थीटा एज्यूम कर लिया है। ऐसा मान लिया गया, जरूरी नहीं आप थीटा माने, आप 1 2 3 4 कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। फिर उन्होंने लिखा है कि आपको थ्योरम पढ़ाई की थी कि जो टीपी की लेंथ है वो टीक्यू की लेंथ के इक्वल होती है और अगर किसी भी ट्रायंगल में दो लेंथ अगर इक्वल हो जाती है तो उस ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है द ट्रायंगल इज टीपीक्यू। द ट्रायंगल इज टीपीक्यू। तो ये ट्रायंगल बच्चों आपका कैसा ट्रायंगल है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल होती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि जो टीपीक्यू है और टीक्यूपी है तो अगर आप बाकी एंगल्स निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं बच्चों। निकालने के लिए आप ऐसे देख लीजिए कि अगर आप यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ये तो आप पहले ही समझते हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो जब आप इसको लिखना चलेंगे तो कहेगा ये होगा एंगल थीटा प्लस एंगल जो बच्चों टीपी क्यू है वो टी क्यू पी के बराबर है। तो हम इसको टू टाइम्स ऑफ एंगल क्या लिख सकते हैं? टीपी क्यू भी लिख सकते हैं। भाई अगर हम दो बार ऐड करेंगे तो हम डायरेक्टली इसको टू टाइम्स भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। इज इक्वल टू 180। तो बच्चों अगर हम यहाँ से एंगल निकालेंगे टीपी क्यू तो टीपी क्यू एंगल आ जाएगा 180 माइनस थीटा अपॉन टू। इसको बच्चों अगर हम अलग से सिंप्लीफाई करेंगे तो 180/2 हो जाएगा 90 और थीटा बाई टू दिखेगा थीटा बाई टू। तो उसको अलग से सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे नजर आएगा। मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये एंगल तो समझ में आ गया कि ये वाला जो एंगल है जो अभी आपने निकाला है एंगल सम प्रॉपर्टी से वो है 90 माइनस थीटा बाई टू। अब बच्चों आप पहले से जानते हैं कि ये वाला जो पूरा एंगल होता है ये एंगल, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो बच्चों अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो रेडियस और टैंजेंट के बीच का एंगल होता है और आपने पहले ही पढ़ रखा है कि रेडियस और टैंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अगर बच्चों ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? तो तुम कहोगे सर बचा हुआ एंगल जो भी होगा वो 90 माइनस समथिंग होगा। तो हमने कहा ठीक है बता दो बचा हुआ एंगल कितना हुआ। तो तुम कहोगे सर पूरा 90 है, उसमें से आधा 90 माइनस थीटा बाई टू है तो आधा जो बचा हुआ एंगल होगा वो हो जाएगा, इसको 90 में से माइनस कर देंगे। तो 90 में से जब हम 90 माइनस थीटा बाई टू माइनस करेंगे तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा। तो ये एंगल आपका बन जाएगा थीटा बाई टू। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया कि ये थीटा बाई टू एंगल किस तरह से निकला है। अब तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ही खत्म हो गया एक तरह से। अब बच्चों थीटा बाई टू किस एंगल का नाम है वो आप एंगल देख लो। थीटा बाई टू किस एंगल का नाम है?
तुम कहोगे सर ये एंगल है ओ पी क्यू, देखो क्या है ओ पी क्यू, और थीटा किस एंगल का नाम है पी टी क्यू। तो मतलब जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। तो बच्चों आपने अभी जस्ट क्या निकाला, आपने अभी जस्ट निकालना है कि जो ओपी क्यू है, देखिए आप ध्यान से देखिए, आपने अभी जस्ट क्या निकाला कि जो ओपी क्यू है वो थीटा बाई टू, ठीक है। और थीटा बच्चों क्या है, थीटा है एंगल पीटी क्यू, क्योंकि आपने पीटी क्यू को थीटा माना था। तो बच्चों जैसे ही आप लिखेंगे कि जो ओपी क्यू है वो 1/2 टाइम्स थीटा है, और थीटा आपने क्या माना था पीटी क्यू। तो यहाँ से बच्चों जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा पीटी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओपी क्यू। ये हो गया बच्चों प्रूफ। तो बच्चों ऐसे प्रूविंग में बहुत ये टफ प्रूविंग नहीं है, प्रूविंग तो आसान है, लेकिन अब आप लिखते कैसे हैं, कैसे प्रूफ उसका करते हैं, ये डिपेंड करता है। तो प्रूविंग तो बहुत आसान है, प्रूविंग में कुछ भी नहीं है। तो बच्चों इस तरह की प्रूविंग ढेर सारी आ सकती है। आपको करने के लिए सिर्फ क्या करना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टैंजेंट, यही सब बातें यूज करनी होती है और क्वेश्चन आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3 को देख लीजिए किस तरह से करना है। इसमें लिखा है पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम बच्चों पी क्यू कॉर्ड बना देते हैं, और आप जानते हैं सेंटर से कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट भी करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी, और ये एंगल होता है 90 डिग्री। ये आप पहले से याद रखिए। अब बच्चों अगर ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी तो हम आगे पढ़ते हैं क्या हो सकता है पॉसिबल। इसमें लिखा है पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू की पूरी लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आधी 4 हो जाएगी, और नीचे वाली आधी भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। फिर कह रहा सर्किल की रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों सर्किल की रेडियस हमने बना दी 5 सेंटीमीटर, और हमको टेंजेंट भी नजर आ रही है, और हम ये जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस में एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। फिर इसने कहा है कि द टेंजेंट्स एट पॉइंट पी एंड क्यू, पी और क्यू पे डाली गई टेंजेंट्स है जो टी पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो टीपी और टी क्यू कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, टीपी की लेंथ निकालनी है। तो तुम कहोगे सर टीपी की लेंथ को निकालने के लिए बताएं क्या करो। हमने कहा बताओ क्या कर सकते हैं। कहोगे सर इसमें देखिए आपको दो तरह के ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। हमने कहा कौन कौन सा नजर आ रहा है। कहोगे सर इसमें ट्रायंगल एक तो नजर आ रहा है जिसको हम ब्लैक कलर से मार्क कर रहे हैं। देखिए सर ये भी जिसको ब्लैक कलर से मार्क किया है, ये वाला ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप ट्रिपलेट पहले से जानते हैं कि अगर परपेंडिकुलर 4 हो, हाइपोटेनियस 5 हो, तो बेस कितना होता है 3 होता है। ये तो आप पहले से जानते हैं। तो बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ये हो गया। अब बच्चों को लेंथ अगर टीपी की निकालनी है तो एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तुम कहोगे इस कर्व कहाँ 90 डिग्री है। हमने कहा बेटा देखो टैंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री। अगर आप नहीं जानते तो मैंने उसको ड्रॉ करके दिया है, उसको आप ध्यान से देखिए। दिस इज 90 डिग्री। अब समझ में आया जहां मैंने हाईलाइटर चलाया। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, वो मैंने आपको शो कर दिया। और बच्चों अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री है तो आपके पास किसी भी ट्राइंगल में एक राइट एंगल दिखाई दे तो वो ट्राइंगल कैसा हो जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। अब बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल को आप मार्क कर लो, तो ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि बच्चों इसको लेंगे तभी तो आपके पास टीपी उसमें अपीयर होगा। टीपी को निकालने के लिए आपको यही ट्राइंगल लेना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर इसमें क्या क्या पता है। हमने कहा बेटा इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पीओ पता है, पीओ इज 5 सेंटीमीटर, आरओ पता है 3 है, लेकिन सर हमें आरओ नहीं चाहिए, हमें तो टीओ चाहिए, ओटी पूरा चाहिए। तो सर ये वाली लेंथ तो निकली नहीं, ये वाली लेंथ कैसे निकालें। हमने कहा बेटा सब हम ही बता देंगे, तो आप फिर क्या करेंगे। अब आप दिमाग लगाइए कि हम टी आर लेंथ को कैसे निकालें, क्योंकि हमें ओ आर पता है, टी आर पता पड़ जाएगी, तो हमारे पास ओपी भी पता है, तो हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा के टीपी निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए। यानी बच्चों आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि किसी भी तरह से आप ये लेंथ निकाल ले जाओ। क्या निकाल ले जाओ, किसी भी तरह से ये लेंथ निकाल ले जाओ, आपका क्वेश्चन इस राइट एंगल ट्रायंगल में खत्म हो जाएगा। तो तुम कहोगे सर कैसे निकालने बताइए। अरे हमने क्या कहा कैसे निकालें, ये तो आपको सोचना है, सोचिए। कॉमन है। तो बच्चों ऐसा करिए कि अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। बच्चों आपको टी आर पता नहीं है तो आप टी आर को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो। क्या मान लो, एक्स। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आपको कुछ ना पता हो वेरिएबल लेट कर लो एक्स। अब बच्चों एक एक करके आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। सबसे पहले आप कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे,
ट्राइंगल का नाम लिखो, आप लिखोगे एन ट्राइंगल TPO। तो P पर 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो आप क्या लिखोगे OT का स्क्वायर इज इक्वल टू TP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। इसको उस तरह से लिखेंगे। OT कितना है, OT है आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू TP का स्क्वायर, TP का स्क्वायर पता नहीं है, और OP का स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर, कितना है 5 स्क्वायर। तो बच्चों मैंने अभी क्या किया, एक पाइथागोरस थ्योरम लगाई। हमने क्या किया, एक पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ठीक है, कौन से ट्राइंगल में, TPO में, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम आपको क्लियर होनी चाहिए। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप TP स्क्वायर जरा निकाल लो, कितना आएगा बताएंगे, TP स्क्वायर कितना आएगा। बहुत सा TP स्क्वायर आएगा आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये आएगा। हमने कहा ठीक है। हमने कहा एक दूसरा ट्राइंगल लेकर के देख लो, अच्छा एक और राइट एंगल ट्राइंगल है। कहोगे सर हाँ एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि सर ये भी तो 90 है। हमने कहा हाँ, तो कौन सा ट्राइंगल लोगे, PRT। कौन सा लोगे, PRT। जैसे PRT ट्राइंगल लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 90 कहाँ बन रहा है, R पे, तो 90 जहाँ बनता है उसके सामने हाइपोटेनियस होता है, तो आप लिखोगे TP का स्क्वायर इज इक्वल टू TR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। क्या तक समझ आ गया। अब बच्चों TP, ये मैंने लिख दिया TP का स्क्वायर, TR कितना है x का स्क्वायर, PR कितना है 4 का स्क्वायर। ये बच्चों यहाँ से TP आपका निकल के आ गया। बच्चों आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे भी TP निकाला था, ध्यान से देखिए, और यहाँ पे भी आपने अभी TP निकाला। ये दोनों ही आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही आपस में TP है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम दोनों को आपस में इक्वल कर लेंगे। यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, ये निकल के आ गया। इसको ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6x, ठीक है, इज इक्वल टू 16 प्लस 25 माइनस 9, ये निकल के आ जाएगा। यानी 6x आपका आ जाएगा 25 प्लस 16, यानी 6 5 कितना होता है 11 होता है, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, माइनस 9। 41 माइनस 9 कितना होता है 32, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 32/6, तो ये हो जाएगा 16 का और 3, x की वैल्यू बच्चों आ गई 16/3। और बच्चों यही x आपको निकालना था, आपने x निकाल लिया। क्योंकि सर अगर आपने x निकाल लिया तो अब तो TP निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हम सीधा सीधा TP निकालने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर लेंगे। तो हमने कहा ठीक है यूज करो। कौन सा ट्राइंगल, सर TRP या PRT, एक ही बात है, कोई भी नाम कह दो, ये ट्राइंगल हम यूज कर लेंगे और इसमें हम लगा देंगे कि जो TP का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, TR के स्क्वायर के प्लस PR के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से TR का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज TP का स्क्वायर इज इक्वल टू TR का स्क्वायर, TR कितना है अभी आपने निकाला था 32, 16/3, ये बच्चों हो गया 16/3 का, चेक कर लीजिएगा बच्चों ये आपने निकाला क्या है, दिस इज योर 16/3 विच इज x, और x जो है आपका TR है, ठीक है बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। तो TR को आपने x माना था तो बिल्कुल सही लिख दिया, और PR कितना है वो 4 है। इसको बच्चों आप सॉल्व कर लो, यहाँ से आपका TP निकल आएगा। तो 16 का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो कितना होता है 256, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 60। तो यहाँ से बच्चों जल्दी से आप हमको कैलकुलेट करके बताओ कि यहाँ पर कितना निकल के आएगा TP। 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 2 1 3 और 1 4 अपॉन 9। तो बच्चों यहाँ से जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो TP आ जाएगा 20/3। तो बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर निकल करके आ गया, द TP इज 20/3 यूनिट्स। अब आप चाहें तो अपना आंसर भी मैच कर सकते हैं, तो देखिए आपका आंसर आ गया 20/3। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको सर्कल के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अभी आपके साथ डिस्कस किए। अब यहाँ पर बच्चों बहुत सारे और भी क्वेश्चन है,
आप चाहें तो करना तो 10.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड तो आपको डिस्कस करा ही दिया था, थर्ड वाला भी डिस्कस कर देते हैं आपके साथ। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का सही जवाब बच्चों सोच के बताइए क्या हो सकता है। ये बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन है, कैसे करेंगे बताइए। सबसे पहले कहा if tangents P and PB from the point P to a circle with center O are inclined to each other of 80 degree, the POA। ठीक है बच्चों, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। if tangents P and PB from a point to a circle, तो बच्चों ये हो गया PA और ये हो गया आपका PB। दिस इज PA एंड दिस इज PB। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सेंटर O भी है, उसका सेंटर O भी बना देते हैं। ये सेंटर O हमने क्रिएट कर दिया है। तो P and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle 80 degree। तो बच्चों ये जो एंगल है वो 80 डिग्री है। क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है व्हाट इज POA। तो बच्चों ये लास्ट टर्म पे किया हुआ क्वेश्चन जो दोबारा आपके पास आ गया है, उस क्वेश्चन को हम लोग ये तो दोबारा कर रहे हैं। आपसे कौन सा एंगल पूछा गया, आपसे ये वाला एंगल पूछा गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले ये तो हमने बता ही दिया था कि ये 90 होता है, ये 90 होता है, तो 180 तो यहीं पे खत्म हो गया। तो P और O को मिला करके कितना होगा, 180 होगा। तो एंगल आप ऐसे लिख सकते हैं APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो APB कितना है, APB है 80 डिग्री और AOB हमको निकालना है। तो आपके पास जो AOB होगा वो निकल के आ जाएगा, दिस इज 100। और अगर AOB 100 हो गया तो मैंने बताया था ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो CPCT से जितना एंगल ये होता है उतना एंगल ये होता है। और पूरा एंगल अगर 100 है तो जो आधा एंगल होगा बच्चों वो 50 डिग्री होगा। यानी कि एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AOB by 2, that means 100 by 2 which is equal to 50 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए बार। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया आपका, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। इसके बाद बच्चों यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस में हम लोग ऐसा करते हैं जो मेन मेन क्वेश्चंस है अभी उनको करके खत्म भी कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, कर लीजिए। ये क्वेश्चन हो गया आपका 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे करेंगे कंप्लीट, देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ tangent from a point A, the length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of circle। तो सबसे पहले बच्चों सेंटर ऑफ सर्किल वगैरह सब मार्क कर लीजिए। ये सेंटर ऑफ सर्किल, ये ए पॉइंट, इस तरह से आप मार्क कर लीजिए। तो लिखा है द लेंथ ऑफ द टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance of 5 centimeter from the center of circle is 4 centimeter। Find the radius of the circle। तो कहो सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो सीधा सीधा राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5 का। तो बच्चों साधारण सी बात होगी कि ये लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर। तो इसको तो बच्चों आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो रेडियस होगी वो 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। Two concentric circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। लिखा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल और ऑफ रेडियई 5 and 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है
ये हमने आपको क्रिएट करके दे दी। यहाँ पे लिखा है 2 concentric सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 and 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, एक रेडियाई मैंने 5 मान ली और एक मैंने 3 मान ली। तो बच्चों सारा डायग्राम आपकी सिस्टमैटिक फिगर पे डिपेंड कर रहा है कि जितना नीट एंड क्लीन आपका फिगर होगा तभी आप समझ पाओगे क्वेश्चन में करना क्या है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स उन्हें कहते हैं जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। ठीक है, कह रहा लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालिए जो टच करता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें ये वो कॉर्ड यही होगी जो स्मॉलर सर्कल को टच करती है और बड़े सर्किल के लिए कॉर्ड भी होगी। तो आपको बच्चों ये निकालना। तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान सा डायग्राम हो गया। हमने कहा कैसे? कहोगे सर आप एक काम कर लो, जो उसकी रेडियस है ना उसको दूसरी जगह बना दो, ऐसे बना दो। क्यों भाई? तो कहोगे सर क्वेश्चन खत्म। हमने कहा कैसे? कहोगे सर बड़े सर्किल की रेडियस क्या है? 5। छोटे सर्किल की रेडियस क्या है? 3। और सर आपने बताया था कि सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब सर जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है ही। तो हमने कहा ये तो ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो जो कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो आपके पास सीधा सीधा हो जाएगी लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी अगर आप सिस्टमैटिकली लिखेंगे तो ये क्वेश्चन होने लगेगा। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। तो आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर के रेडी हो जाए। मैं थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर देता हूँ ताकि स्पेस बच जाए। ठीक है बच्चों, तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरी तरह से विजिबल है। अब आप इसको अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हो जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का शायद कोई स्पेसिफिक डायग्राम नहीं है, वो डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा जरूर। तो डायग्राम को मैंने फाइनली बना के दे दिया आपको। ये है डायग्राम। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हमें कंप्लीट करना है। इसमें लिखा है क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle. क्या a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, यानी कि सर्किल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। कह रहा प्रूव दैट AB प्लस CD। बच्चों इसको मार्क करना पड़ेगा आपको। लिखा है AB, व्हाट इज AB? दिस इज योर AB। व्हाट इज CD? दिस इज CD। ठीक है, किसके इक्वल चाहिए? AD प्लस BC के इक्वल चाहिए। ऐसा डाटा बच्चों कुछ चाहिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए किस तरह से हम लोग करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई पेयर ऑफ टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो आपस में इक्वल होती है। अगर आपको ये कंसेप्ट की प्रूविंग लास्ट पे पता है तो आप क्वेश्चन को जल्दी से कर लेंगे। क्योंकि बच्चों अगर आप सर्किल को देख रहे हैं तो सर्किल के बाहर आपको लगातार एक एक्सटर्नल पॉइंट्स नजर आ रहा है। जैसे आपको देखो एक्सटर्नल पॉइंट A नजर आ रहा है, B नजर आ रहा है, C नजर आ रहा है और D नजर आ रहा है। अब बच्चों आपको लिखना इस तरह से सिस्टमेटिकली है ताकि इक्वेशंस को कंबाइन करने पर ऐसा कुछ क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे? हम अगर लिखते हैं ए आपका एक्सटर्नल पॉइंट है तो हम क्या लिख सकते हैं? AP इज इक्वल टू AS। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। तो ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है,
लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये बच्चों प्रूविंग भी थी, लास्ट स्टेप पे आपने प्रूव किया था। अभी आपने लिखा है AP इज इक्वल टू AS, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई। उसके बाद बच्चों AP जो है BP तभी बन सकता है जब आप BP बराबर BQ लिखो। क्या लिखोगे? BP बराबर BQ। तो बच्चों जब आप BP बराबर BQ लिखोगे तभी पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करने पर AP और BP कंबाइन हो सकते हैं। यानी अब आपको ध्यान देना होगा कि आप इन दोनों को कंबाइन करने वाले हैं ऐड करने पर। लेकिन बच्चों अभी और भी एक्सटर्नल पॉइंट है, उनको भी हम देख लेते हैं। अब हम क्या चाहेंगे कि हमारे पास AS के साथ क्या आ जाए? DS आ जाए। AS के साथ बच्चों DS तभी आ सकता है जब AS को DS मिले। तो जब आप लिखोगे DR बराबर DS, याद रखिएगा DS बराबर DR ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप पहली और दूसरी तीसरी चौथी क्वेश्चन जो बना के ऐड करेंगे उसमें AS को क्या मिलना चाहिए? DS मिलना चाहिए। तो AS राइट हैंड साइड, तो AS को DS तभी मिलेगा जब DR बराबर DS लिखोगे। अगर DS बराबर DR लिख दोगे तो फिर पेयर नहीं बन पाएगी। इसमें आपको लिखने पे ध्यान देना पड़ता है। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे DR बराबर DS। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो आपने DR बराबर DS जैसे ही लिखा तो बच्चों आपका ये पेयर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों DR बराबर DS लिख दिया, लेकिन DR DC कब बन सकता है? DR DC तब बन सकता है जब आप DR को क्या दे दें? CR दे दें। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? CR इज इक्वल टू CQ। के बात समझ गई? तो बच्चों यहाँ पे हमने 4 बार एक्सटर्नल पॉइंट लिखी और 4 बार एक्सटर्नल पॉइंट लिखे, 4 बार थ्योरम हमने अप्लाई कर दी। अब हम क्या करेंगे? चारों इक्वेशंस को आपस में उठा के ऐड करेंगे। जैसे हम चारों इक्वेशंस को आपस में उठा के ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। हो गया। अब जो पेयरिंग सही से करें, जैसे AP को चाहिए BP, तो आपने AP और BP को आपस में क्या किया? कंबाइन कर लिया। फिर क्या चाहिए? DR को CR चाहिए, तो DR को CR कंबाइन कर लिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, AS को क्या चाहिए? DS चाहिए, तो AS और DS को आपस में कंबाइन करके। और BQ को क्या चाहिए? CQ चाहिए, तो BQ और CQ को कंबाइन करके। यानी जब आप बच्चों इस इक्वेशन को रीराइट करोगे तो ये बन जाएगी, ध्यान से देखिएगा, AP, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एक स्टेप और लिखते ही क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। AP प्लस BP DR प्लस CR इज इक्वल टू AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। ये हो गया बच्चों। अब ध्यान से देखो बच्चों, टर्म्स कंबाइन कर दो। AP प्लस PB कितना हो जाएगा? AD हो जाएगा। DR प्लस CR ये हो जाएगा CD हो जाएगा। AS प्लस DS ये हो जाएगा AD हो जाएगा। BQ प्लस CQ BC ये हो जाएगा BC। तो इसका मतलब ये बच्चों हो गया प्रूफ, जो आपको प्रूफ करना था आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन बच्चों आसान था, बस आपको सिस्टमेटिकली लिखना है। अगर आपने थोड़ा सा लेफ्ट राइट लिखा तो आपके पेयर कंबाइन नहीं हो पाएगा, तब क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बस इतना ही ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग सर्किल का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप ध्यान से देखिए किस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों लिखा हुआ है कि आपको प्रूफ करना है। लिखा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस। ठीक है, यानी कि सर्किल को सर्कमस्क्राइब, इंस्क्राइब नहीं, सर्कमस्क्राइब करते हुए एक पैरेललोग्राम अगर हम बनाते हैं तो बेसिकली रोम्बस होता है। तो बच्चों अगर आपको इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? कि रोम्बस की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों आप नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद आपको किसी भी हालत में प्रूफ करना है कि ये जो ABCD है वो है तो पैरेललोग्राम लेकिन वो रोम्बस बन जाएगा। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले बच्चों प्रूविंग के लिए जैसा मैंने बताया कि आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज किसी भी तरह से लास्ट में अपीयर करानी होगी।
चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रूविंग। सबसे पहले लिखा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ABCD बच्चों पैरेललोग्राम है तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो बच्चों आप लिख सकते हो उसको AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। उसके बाद बच्चों आप ये भी लिख सकते हो कि जो DR है वो DS के इक्वल है, क्योंकि ये तो मैंने बता ही दिया कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई पेयर ऑफ टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। फिर लिखा है CR इज इक्वल टू CQ। अब तुम समझ गए होगे बच्चों CR को इसी तरफ लिखा गया है ताकि वो कंबाइन होकर के DC में तब्दील हो जाए। बोलो भाई समझ में आया? तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम इस तरफ क्यों लिखते हैं। तो मैंने लिखा CR बराबर CQ, ये हो गई लाइन। फिर देखो क्या लिखा है BP इज इक्वल टू BQ। ये हो गया बच्चों BP और ये हो गया BQ। कह रहा BP बराबर BQ। फिर क्या कह रहा AP बराबर AS, AP बराबर AS। ठीक है, अब बच्चों सबको ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था ऐड करने पर पहले ही से हम सिस्टमैटिकली लिखते हैं ताकि हमारे पेयर कंबाइन हो जाए। बच्चों जैसे ही पेयर कंबाइन होंगे तो उसके अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अभी ये प्रूफ किया था ना बच्चों कि जो AB प्लस CD, ये तो प्रूफ किया था कि जो AB प्लस CD किसके इक्वल होता है? AD प्लस BC के इक्वल होता है। ये तो अभी बच्चों प्रूफ किया था, ये तो वही आ गया। तो बच्चों हमको बस किसी भी तरह से रोम्बस को अपीयर कराना है। कह रहा है कि अगर आपने ये कर दिया तो यहाँ फिर काम हो गया। हमने कहा कैसे काम हो गया? कहोगे सर अभी तो आपने बताया था ना कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी। तो अगर आप AB प्लस CD लिख रहे हैं तो CD को भी AB से रिप्लेस कर दीजिए, तो AB प्लस AB बन जाएगा। और अगर आप AD प्लस CB लिख रहे हैं तो CB को भी AD से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो CB जो होगा वो AD के इक्वल हो जाएगा। हमने कहा बात तो सही कह रहे हो। हमने कहा अगर हम ऐसे करेंगे तो AB बराबर BC आ जाएगा। ध्यान से देखो, जो AB की लेंथ है वो BC की लेंथ के इक्वल हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के देखो उसने एडजेसेंट साइड्स इसकी इक्वल कर दी। कुल मिलाकर के इसने इस तरह से सिस्टमैटिकली लिखा ताकि एडजेसेंट साइड्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। और बच्चों अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ABCD क्या हो गया? रोम्बस हो गया। और अगर ABCD हमारा रोम्बस प्रूफ हो गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो हमने कहा था ना कि रोम्बस प्रूफ करने के लिए या तो आप एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखा दीजिए, या तो डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर दें, या तो ये दिखा दीजिए। दोनों में से इन्होंने किसी एक को फॉलो कर दिया और क्वेश्चन खत्म हो गया। क्योंकि रोम्बस हम उसे भी कहते हैं जब उसकी जो एडजेसेंट साइड्स हो वो इक्वल हो और आपस में पैरेलल तो होती ही होती है। वो तो पैरेललोग्राम था तो वो तो पहले ही से थी। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हो गई। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप इसको ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बच्चों हमारे यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सर्कल का स्टार्ट करते हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आप इसको सक्सेसफुली एग्जाम में भी कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact at the center। क्या कह रहा है बच्चों? इसको पढ़ने की पहले समझने की कोशिश करो, क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 होता है। पहले तो ये क्लियर हो। अब हम लोग क्वेश्चन को रीराइट करेंगे दोबारा। इसमें क्या लिखा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टैंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary। यानी कि जो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स होता है, लेट्स से वो एंगल है APB, आप उसको थीटा मान सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जो APB है, ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है जो एंगल APB है वो किसके इक्वल है? इज सप्लीमेंट्री। इज सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। इसका क्या मतलब हुआ? ये वाला 180 माइनस थीटा होगा एट द सेंटर। चलिए बच्चों इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि जो APB है और BOA है वो 180 है। तो APB
और BOA क्या है 180। हमें ये सम प्रूफ करना है बच्चों की। लैंग्वेज इस तरह से लिखी गई है कि लैंग्वेज से पढ़ के कंफ्यूजन आ रहा है कि इसमें प्रूफ क्या करना है, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज क्लियर हो जाती है तो प्रूविंग आप एक ही बार में कर सकते हो। मतलब इसमें इतनी नीड नहीं है कि ये थ्योरम आपको नई तरीके से समझाई जाए। आप सीधा सीधा क्या करो, आपको पहले ही से पता है कि अगर हम पेयर ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले उसमें टैंजेंट और रेडियस आपको साफ साफ नजर आती है। तो टैंजेंट और रेडियस को आप साफ साफ पहले से ही शो कर दो। फिर लिख देना यहाँ पर कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टैंजेंट इज 90 डिग्री। उसके बाद बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है ना। यानी कि चारों एंगल्स का सम आप 360 डिग्री, जब चारों एंगल का सम आप 360 डिग्री लिखोगे तो वहां से ऑटोमेटिक APB और AOB का जो सम होगा वो ऑटोमेटिक 180 आ जाएगा। और ये तो बच्चों ने क्वेश्चंस में बहुत सारा ऑलरेडी यूज कर लिया। तो इसकी प्रूविंग बच्चों कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो लोग इसकी लैंग्वेज जो समझने में है वो गलती कर देते हैं, और जो प्रूफ करना होता है उसको किसी गलत डायरेक्शन में जाके प्रूफ करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप इसको गलत डायरेक्शन बना ले जाए, जैसा आपको पढ़ाया गया बिल्कुल वैसे ही यूज करें। तो कैसे लिख लेंगे, एक बार हम लोग लिख भी लेते हैं। ऐसे लिखते हैं एग्जाम में, इन क्वाड्रिलेटरल APBO, AP लाइन से लिखते हैं इसको APBO। हाँ बच्चों सही लिख रहा है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल OAP प्लस एंगल, कौन सा एंगल बचा बच्चों, AOB इज इक्वल टू 180। कैसे लिखेंगे, 180 360 लिखेंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो उसके चारों एंगल्स का सम बच्चों 360 डिग्री होता है। सो मैंने लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पे एक एक करके लिखना स्टार्ट कर दो कि यहाँ पर आपका जो एंगल है वो है APB, ये तो रोकना है क्योंकि इसी को प्रूफ करना है। ये बच्चों आपका 90 हो गया, ये भी बच्चों आपका 90 हो गया, और AOB आपको रोकना है क्योंकि इसी को प्रूविंग में लाना है। तो यहाँ से ध्यान से देखो बच्चों, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180, और 180 को 360 से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वही बात प्रूफ हो जाएगी जो हमको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर कही जा रही है। इसका मतलब क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन लिखा इस तरह से है कि लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा है कि हम लिखें क्या इसमें। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपका सर्कल का 10th भी करा दिया। तो जो हमारे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, वो है क्वेश्चन नंबर 13 सर्कल का। इसको बच्चों लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है इसमें, लिखा है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स, ठीक है पढ़ना स्टार्ट करना बच्चों ध्यान दीजिए। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। बच्चों याद रखिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो कम से कम क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ा के तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 बार पढ़ने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। क्या लिखा है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। तो बच्चों ये आपको अपोजिट साइड्स पहले तो दिखनी चाहिए। अपोजिट साइड समझ रहे हो, एक ये साइड हो गई और एक ये साइड हो गई। अभी कह रहा है सेंटर ऑफ द सर्किल पे, तो देखो बच्चों ये सेंटर ऑफ द सर्किल ये हो गया और एक सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ये कह रहा है कि बच्चों आपको प्रूफ करना है कि opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the center। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये निकल के आया कि एंगल 8 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 7 का जो सम है वो 180 डिग्री है, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 का जो सम है ये भी 180 डिग्री है। बस आपको ये याद रखना है कि आपको प्रूफ क्या करना है। अब बच्चों अगर आपको प्रूविंग का टारगेट पता पड़ गया तो इसी तरीके से सिमिलर मैनर से आप ये भी कह सकते हो कि यार अपोजिट साइड्स AB और CD भी हैं, तो हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि जो 1 + 2 होगा ये भी 180 होगा।
6 + 5 होगा, ये भी 180 होगा। तो ये हमको बच्चों प्रूफ करना है। बच्चों धोखे में ना रहिएगा, जब आप स्कूल में जाएं या कभी भी जाए पेपर देने, तो आप एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आप ये जो सुन रहे हैं उसमें प्रैक्टिस हम आपको करवा तो रहे हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ देखते देखते खुद भी करना होता है। चलिए, तो सबसे पहले हमने बना दिया लेट ए बी सी डी बी क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल वगैरह सब जो आप जानते हैं लिख दिया गया। उसके बाद बच्चों वही चीजें यहाँ पर दोबारा लिखी जाएंगी जो मैंने आपको पढ़ा दी थी। स्टार्ट करिए। देखिए ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी, क्या ओ ए पी ट्राइंगल नहीं नजर आ रहा है? तो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये बच्चों आपका ट्राइंगल हो गया ओ ए पी। दूसरा है ओ ए एस, ओ ए एस, एक ट्राइंगल बच्चों ये कह रहा बच्चों ये दोनों ट्राइंगल्स क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। क्या लिखा है कि जो एपी है वो एएस के इक्वल है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो हम पहले ही से ही जानते हैं। फिर कह रहा ओपी बराबर ओएस है। कहोगे सर ओपी और ओएस तो बराबर होंगे क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्किल है, किसी भी सर्किल की रेडियस कहीं से भी देखो सेम होगी। उसके बाद सर ओ ए बराबर ओ है तो वो कॉमन हो गया, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने किया क्या, मैंने अभी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। अब बच्चों मैं इसी डायग्राम को फिर से नेक्स्ट पेज पे ले आता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझा दूं। अब आपको ये डायग्राम ध्यान से देखना होगा तो आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बच्चों क्या लिखा है, लिखा है पी ओ ए, पी ओ ए इज इक्वल टू ए ओ एस, इज इक्वल टू ए ओ एस। क्यों? क्योंकि बच्चों ये सीपीसीटी से कह सकते हैं। क्यों भाई? अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, अगर आपने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हम सीपीसीटी से कह सकते हैं ना कि जो एंगल 1 होगा, दिस इज योर एंगल 1, वो किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के इक्वल होगा। ये बच्चों मैंने कह दिया। सिमिलरली बच्चों ये जितने भी आपको ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं ना, ये देखो जितने भी ट्रायंगल्स आपको नजर आ रहे हैं उसमें भी 2 बराबर 3 हो जाएंगे, इसमें बच्चों 4 बराबर 5 हो जाएगा, इसमें बच्चों 6 बराबर 7 हो जाएगा। तो सिमिलर तरीके से ये सारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे और सीपीसीटी से आप सारे एंगल्स इक्वल कर सकते हैं। अब बच्चों करना कुछ नहीं है, अब इन एंगल्स को आप सिस्टमैटिकली तरीके से ऐड करेंगे। जब बच्चों आप ऐड करोगे इनको तो आपको कुछ बातें नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी वो आपको देखना है। पहले तो बच्चों आप ये देखो कि ये पूरा एंगल अगर होता है तो पूरा एंगल कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री। तो बच्चों आपको ये तो क्लियर है ही कि अगर ये जितने भी एंगल्स हैं यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इन सबका सम क्या होगा? इन सबका सम होगा 360। अब बच्चों आप ऑलरेडी जो पढ़ चुके हो उसको यहाँ पे यूज करते जाओ। आप क्या करोगे? 1 और 8 को कंबाइन कर देना क्योंकि अब 1 और 8 का पेयर इक्वल है। फिर 2 और 3 को कंबाइन कर देना क्योंकि 2 और 3 का पेयर इक्वल है। इस तरह से बच्चों ये वाले पेयर्स कंबाइन कर देना ताकि आप उसका डबल 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 कर पाओ। जैसे बच्चों डबल डबल करोगे तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पर 1 + 2, 1 + 2 समझ गए? 1 + 2 मतलब कौन सा एंगल? ए ओ बी, क्योंकि यही अपोजिट एंगल हो गया। सीओडी, सीओडी का मतलब 6 और 5 को कंबाइन करके हम सीओडी भी कह सकते हैं। तो ये एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180। प्रूफ हो गया कि अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सबटेंड क्या करती है? सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। हो गया प्रूफ। कितना आसान, इजी था ना? तो बच्चों जितने मेन क्वेश्चंस थे वो मैंने बच्चों आपको सारे सर्कल्स के करा दिए। अगर एक आध बच गए हो तो आप उसको खुद कंप्लीट कर लीजिए, बाकी सारे मेन क्वेश्चंस हमने आपको करा दिए। इससे टफ पेपर बच्चों नहीं बन सकता है। तो आपके टोटल बच्चों 2 लेक्चर क्रिएट हो गए। इन 2 लेक्चर्स को अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से आप सर्किल का क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है? तो बच्चों ये जो नोट्स वगैरह है वो सारे मैं आपको शेयर भी कर दूंगा।